हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, ये हमारी विज्ञान की लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो कि आपके सामने दिख रहा है। वो है पदार्थों का पृथक्करण। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनमें से एक ना एक प्रक्रिया पृथक्करण की आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के चलूँगी। आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो एकदम से पूछिएगा मेरे से, मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई साथ साथ चलूँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये जानने से पहले कि पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ होती है, उससे पहले जानना जरूरी है कि पृथक्करण होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो किसी मिश्रण में मिले हुए पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही पृथक्करण कहलाती है। ठीक है, क्या सीखा हमने कि किसी मिश्रण में मिले हुए पदार्थों को अलग करने को ही पदार्थों का पृथक्करण कहा जाता है और इसकी अनेक विधियां हैं। ठीक है, आपको समझ आया क्या होता है पृथक्करण? अब हम बात करें कि पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी होती है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि पृथक्करण आखिर आवश्यक है क्यों किया जाता है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब तो समझ आ गया कि मिले हुए तत्वों को अलग अलग करना। ठीक है, ये होता है पृथक्करण। लेकिन क्यों किया जाता है, इसकी ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मिले हुए पदार्थों को हमें अलग अलग करना पड़ता है? तो चलिए ये जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके सामने टॉपिक है क्योंकि ये भी पूछा गया है कई बार। तो दोस्तों, मिश्रण के अवयव को पृथक यानी अलग करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कोई भी पदार्थ उसके शुद्ध रूप में होना महत्वपूर्ण होता है। कई पदार्थों में अशुद्धियाँ मिली होने के कारण उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अतः पदार्थ के शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए पृथक्कीकरण किया जाता है। ठीक है, और क्या, मिश्रणों से अशुद्धियों को पृथक करके हम उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, सामर्थ्य एवं उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि सीमेंट में अशुद्धि के कारण उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है और सोने में अशुद्धि से उसकी चमक कम हो जाती है और अशुद्ध जल पीने से हम बीमार हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रणों से अवयवों को पृथक करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको समझ आया क्या आवश्यकता होती है पदार्थों को पृथक्करण करने की? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब जानेंगे इसकी विधि के बारे में, किस किस तरह से किया जाता है पृथक्करण। और फ्रेंड्स, जितनी भी विधि मैं आपको बताऊंगी ना, उनमें से कुछ ना कुछ ऐसी होगी कि जो हम अपनी दिनचर्या में इस तरह की विधि का प्रयोग करते रहते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे पहली विधि की, जिसका नाम है बीनना। उसको इंग्लिश में हैंड पिकिंग कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, दाल में अनुपयोगी पदार्थ जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी व अन्य अशुद्धियाँ मिली होती है जो प्राय बहुत कम मात्रा में होती है। इसकी आकृति एवं रंग गेहूं, चावल के दाने से भिन्न होती है। इन अशुद्धियों को हाथ से निकालते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं बीनना या फिर हस्तचयन करना। ठीक है, आपको समझ आया? अब आपके सामने माता जी बैठी है, ये क्या कर रही है कि बीन रही है। मान लिया गेहूं के दाने ले रखे हैं, उसमें कुछ कंकड़, पत्थर या फिर किसी और चीज़ के दाने मिक्स होते हैं, उनको हाथ से उठा करके अलग अलग करना, यही प्रक्रिया कहलाती है बीनने की। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ? चले अगले की ओर। अगली प्रक्रिया का नाम है छानना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शीविंग। तो दोस्तों, आटा गूंथने से पहले क्या करते हैं? आटे को छानते हैं। भूसा व अन्य अशुद्धियाँ क्या होती है? छन्नी के ऊपर रह जाती है और शुद्ध आटा छन्नी से छनकर नीचे आ जाता है। भवन निर्माण वाले स्थानों पर क्या करते हैं? चालना बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी झरनी होती है ना, जिससे छानते हैं। चालनों की सहायता से रेत से कंकड़ या पत्थर अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही छानना या चालना कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में चालना करके पूछा जाए कि चालना कौन सी विधि है, पृथक्करण की किस तरह से प्रयोग में लाई जाती है, तो आप समझ जाइएगा कि छानने की ही बात कर रहा है चालना भी। ठीक है, समझ गए आप? ये आपके सामने ताऊ जी क्या कर रहे हैं? छानने की प्रक्रिया कर रहे हैं, रेत से कंकड़ पत्थर अलग कर रहे हैं, और ये माता जी इधर आटा गूंथने से पहले आटे को छान रही है। क्लियर हो गया आपको छानने की प्रक्रिया? आगे चले। अगली विधि आ जाती है निष्पावन यानी विनोइंग। घरों में आपने
सूप यानी वो झरना नहीं होता जिससे हवा में ऐसे करके गेहूं और चावल को फटक फटक के साफ करते हैं, वो वाली चीज़, ठीक है, उसे झरना शायद ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो क्या होता है, घरों में आपने सूप से गेहूं और चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा, हालांकि किया भी होगा। सूप की सहायता से अनाज में मिली हल्की अशुद्धि को पृथक करने की प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। खलिहानों में किसान अनाज को ऊंचाई से गिराते हैं। अनाज भारी होने के कारण क्या होता है, नीचे पास में ही गिर जाता है, जबकि जो हल्का भूसा होता है वो वायु के प्रवाह से दूर तक चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा साफ साफ गेहूं हमारे पास आ जाता है और जितनी भी उसमें अशुद्धियाँ थी यानी भूसा था वो अलग होके गिर जाता है, ठीक है। इसकी सहायता से क्या हो सकता है कि उसमें मिश्रित जो अवयव है उनको अलग कर सकते हैं निष्पावन की सहायता से। ये एक विधि होती है जिसे हम फटकना भी कह सकते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ, आप इमेज में देख लीजिए। अगर आपको इस तरह से थोड़ी भी गुंजाइश रहती है ना समझ आने की तो वो आपकी सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आप देख रहे हैं इनमें अधिकतर विधि वही है जो हमारे जीवन से भी रिलेट होती है, हमने कहीं ना कहीं इनको प्रयोग किया होता है। अगली विधि है अपकेंद्रण की, और बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिए क्योंकि लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन सेशन भी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में। क्या होता है, बिलोनी की सहायता से दही को पात्र में वर्ताकार घुमाया जाता है, वर्ताकार यानी गोल गोल, जिससे भारी अवयव छाछ नीचे रह जाता है और हल्का अवयव यानी मक्खन ऊपर आ जाता है। यह क्रिया कहलाती है अपकेंद्रण क्रिया, ठीक है। आपके सामने दिखाया भी गया है इमेज में। दही को बिलोना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, अपकेंद्रण की विधि के। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि हमें छाछ से मक्खन को अलग करना है तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हम कर सकते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम है अपकेंद्रण। आपको क्लियर हुआ? अब आगे चलते। अगली विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। इनका या इसका उपयोग करके किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। कक्षा में हम रेत और लोहे चूर्ण का मिश्रण बनाकर उसे चुंबक की सहायता से अलग करने की गतिविधि करा भी सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। हमने क्या जाना इसमें कि चुंबक की सहायता से हम लोहे का, अगर लोहे के बुरूदे में हम कुछ और मिक्सर करके डाल देते हैं और हमें उसमें से लोहा अलग करना है तो हम ऐसी प्रक्रिया के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं, जिसको कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। आपके सामने दिखाया भी गया है कि लोहे का बुरूदा मिलाया गया है गंधक और नमक के अंदर, फिर चुंबक की सहायता से लोहे का बुरूदा अलग करा जाता है। ये प्रक्रिया हो जाती है चुंबकीय पृथक्करण। चलिए अब बात करें अगली विधि के बारे में, जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण। यह विधि द्रव में विलय ठोस को शुद्ध व पृथक करने के लिए प्रयोग की जाती है कि अगर द्रव के अंदर कुछ ठोस पदार्थ विलय हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अलग किया जाए, वो विधि प्रयोग की जाती है क्रिस्टलीकरण। अशुद्ध ठोस अथवा मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलते हैं। इस घोल को फिल्टर पेपर के द्वारा छानते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के रवे बन जाते हैं, यानी क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे फिटकरी, मिश्री आदि ये रवे होते हैं यानी क्रिस्टल होते हैं और इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? जैसे फिटकरी बनाते हैं और मिश्री बनाते हैं, ये प्रक्रिया होती है क्रिस्टलीकरण की। और दोस्तों आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि आ जाती है पृथक्करण की, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुकी है आपके एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से और समझना आप। ये होती है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु ठोस से द्रव अवस्था से गुजारे बिना ही गैस अवस्था में प्राप्त करता है। यानी कोई भी वस्तु है वो ठोस अवस्था में है और उसको बिना द्रव में बदले हम उसको गैस में बदल देते हैं, सीधा ठोस से गैस अवस्था में बदल देते हैं बिना द्रव में बदले, वही प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया? वह मिश्रण जिसमें गैर ऊर्ध्वपातज अपमिश्रण के मिले
वाष्पशील घटक वाला ऊर्ध्वपातज हो। यानी ऊर्ध्वपातन उन मिश्रण के पृथक्करण के लिए उपयोग किया जाता है जैसे अमोनिया क्लोराइड गर्म करने पर ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है और अमोनियम क्लोराइड का एक शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करने के लिए गैसीय रूप को आसानी से ठंडा किया जा सकता है। और ऊर्ध्वपातित होते अन्य ठोस के उदाहरण हैं जैसे कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और आयोडीन। ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम ठोस से सीधा गैस की फॉर्म में बदल सकते हैं। ये ठोस के बाद तरल की फॉर्म में नहीं आते, सीधा गैस बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको क्या लिखना है? अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी ठोस वस्तु को या ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधा गैस की अवस्था में बदल दिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, उसी विधि को हम ऊर्ध्वपातन की विधि कहते हैं। अब तो आ गया होगा ना समझ? अब देखते हैं अगली और कौन कौन सी विधि बाकी है। एक होती है निथारना, बहुत ही सिंपल है। पानी या किसी द्रव में किसी अन्य अविलेय पदार्थ के मिश्रण को निथार कर अलग किया जा सकता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रयोग कणों को अलग करने में होता है। यदि पानी या अन्य द्रव में अविलेय पदार्थ के मिश्रण, अविलेय यानी जो पूरी तरह से ना मिले हो, मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए रख दिया जाए तो अविलेय पदार्थ के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएंगे और जो स्वच्छ होगा जल यानी जो भी स्वच्छ पदार्थ होगा, हल्का होगा, वो बर्तन में ऊपर आ जाएगा। अब बर्तन को सावधानी से क्या करना है, उठाकर ऊपर से पानी को किसी अन्य बर्तन में डाला जा सकता है कि ऊपर का पानी उसमें से अलग किया जा सकता है। अन्य पदार्थ के भारी कण पहले ही बर्तन में बैठ गए थे, वो उसी में बाकी रह जाएंगे। इसे ही निथारना कहते हैं और ये प्रक्रिया आप चाहे तो कक्षा में बच्चों को करके समझा भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई पानी, अगर कहीं रेतीला पानी है और उसमें बहुत सारा रेत मिला हुआ है, पीने लायक नहीं है, और अगर पानी की कमी है, मान लिया वही पीना पड़ता हो, तो क्या करते हैं लोग कि उसको एक बर्तन में भर करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसमें जो भी रेत के कण होते हैं वो क्या होता है, भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का साफ पानी किसी अलग बर्तन में अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये विधि पहले ज़माने में ज़्यादा अपनाई जाती थी। अब तो आप सभी के पास में फिल्टर, एक्वागार्ड, ये सभी चीज़ें मिलती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। और आपके सामने इमेज भी ऐसी कि जैसे ये लिक्विड है कोई, या मान लो पानी है और इसमें मिट्टी के नीचे कुछ कण है। ठीक है, उसको थोड़ी देर रखा तो क्या हुआ, वो सब नीचे बैठ गए, ऊपर साफ पानी आ गया। अब हमने ऊपर का पानी क्या किया, दूसरे बाउल में अलग कर लिया। तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं निथारना। आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आज की आखिरी विधि जो बची है उसे जानते हैं, जिसका नाम है वाष्पीकरण। इसका उपयोग विलेय पदार्थों के पृथक्करण में किया जाता है। कक्षा में गतिविधि कराए या फिर खुद के समझने के लिए भी आप समझ सकते हैं कि एक बर्तन में नमक मिला हुआ पानी ले ले और उसे गर्म करके पूरा पानी वाष्प बनकर उड़ जाने दे। जब पानी को हम गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बर्तन की तली में नीचे क्या बचेगा, जो हमने उसमें मिला रखा था पहले से, नमक। ठीक है, और इस तरह से इस प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी दिखाने की, लेकिन फिर भी जब हमारा मोटिव है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको ज़रा सा भी डाउट हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी विधियाँ हमने जो भी आज डिस्कस की है बहुत अच्छे से। आप चाहो तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, आज का लास्ट सेशन शुरू करने से पहले, यानी आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले, मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हालांकि वो आपके सिलेबस में दिया नहीं गया है, लेकिन जब मैंने आपके पेपर का एनालाइज किया तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी नंबर कहीं से मिस हो, तो आपको ये भी मैं आज क्लियर करके चलूँगी, क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो है, लास्ट सेशन है और लास्ट ही चैप्टर, यूनिट, सब कुछ आज ही ख़त्म होने वाला है।
तो दोस्तों हमारा जो एक ये टॉपिक बचता है भंगुर और अभंगुर। अभंगुर को धातुवर्धीय भी बोलते हैं। पदार्थ किन्हें कहते हैं या इनके बीच में डिफरेंस आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो हम ये भी आज क्लियर करके चलेंगे। सबसे पहले जानते हैं भंगुर पदार्थ क्या होता है। ये वे पदार्थ होते हैं जिनको हम हथौड़े से पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और अमल में पूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थों को भंगुर कहते हैं। जैसे नमक हो गया, कोयला, गंधक, कांच, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो भंगुर पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। कौन से? कि जिन्हें हम हथौड़े या किसी भी चीज़ की सहायता से उन पर चोट करके उन्हें छोटे छोटे बहुत ही महीन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उन्हें ही हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया? जिनको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं किसी भी हथौड़े की सहायता से, तो उन्हें हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। ये कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? कोयला, नमक, गंधक, कांच इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करें अभंगुर यानी धातुवर्धीय पदार्थ के बारे में, ठीक है। ये क्या होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं, ना कि छोटे छोटे कणों में ये नहीं टूटते हैं, बल्कि जितनी ज़्यादा आप उनके ऊपर चोट करोगे वो उतनी ही पतली चादर के रूप में फैलते जाएंगे। इन पदार्थों के तार भी बनाए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभंगुर या फिर धातुवर्धीय हम बोल सकते हैं? वे होते हैं सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अभंगुर की श्रेणी में रखा गया है और इन पदार्थों के बर्तन और तार आदि बनाए जाते हैं। जैसे सोना, चांदी और एल्युमिनियम बहुत ही पतले वक्र में बन जाते हैं, क्योंकि इनकी जो चादर होती है बहुत ही महीन बनाई जा सकती है, बहुत पतला इन्हें हम कर सकते हैं। तो ये आते हैं अभंगुर पदार्थ की श्रेणी में। आपको क्लियर हुआ भंगुर क्या है, अभंगुर क्या है? हो गया क्लियर? एक बार फिर से बताऊं या नहीं? चलो बताती हूँ। भंगुर पदार्थ वे होते हैं जिनको हम चोट मारने के कारण या फिर उन पर हथौड़े से चोट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लोहा, कोयला, लोहा नहीं होता, जैसे नमक, कोयला, गंधक, कांच इत्यादि, ये कुछ भंगुर पदार्थ होते हैं। आपको एग्जाम्पल सहित लिख के आना है। ये आपके एग्जाम में BTC 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभंगुर पदार्थ वे होते हैं जिनको हम जितने भी चोट उन पर मारेंगे वे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटते हैं, बल्कि एक पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। क्लियर हो गया? बिल्कुल पक्का? चलिए जी, अब आपकी बारी है टेस्ट की। सबसे पहले तो आपको मुझे यही बताना है कि गेहूं से अगर हमें कंकड़ अलग करने हैं तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोच समझ के पढ़ के बताना है, ठीक है। और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात, आपने एक बार पढ़ के उसके बाद ही जवाब देने हैं, उसके बाद पीछे जाके बैक करके आपको नहीं देखना है, चीटिंग बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन आपके, दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जा सकता है? ये भी मैंने आपको बताया है और मुझे बहुत ही सटीक इसका आंसर आपसे चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी आप बिल्कुल इसका सही जवाब देंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आपको चुन के बताना है कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आया है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा परिवार और बड़ा कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा साइंस का सिलेबस हो चुका है फिनिश। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, मैं आपको अगली वीडियो में उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।